नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। है फेयॉन्स, कांसली मिट्टी भी बोलते हैं अपन इसको, सामान्य भाषा में कांसली मिट्टी, फेयॉन्स। अंग्रेजी आती तब भी थोड़ी दिक्कत आती है कि पता नहीं फेयॉन्स क्या होगा। कुछ नहीं है, एक यूँ कहिए कि कुछ बिटुमिन्स होते थे जो स्फटिक पत्थर जैसे अपन कहते हैं। तो अब देखिए फेयॉन्स क्या होता था। बालू मतलब रेत व स्फटिक पत्थर, मजबूत पत्थर जो थे, स्फटिक पत्थर, इसको क्या कर देते थे कि बालू और स्फटिक पत्थरों को एक प्रकार से चूर्ण बनाते थे। पत्थर का एकदम चूर्ण बना देते थे, पीस लेते थे और चूर्ण बनाने के बाद इसमें गोंद मिला लेते थे। तो बालू और स्फटिक पत्थर को पीस कर, हल्का सा महीन पीस कर चूर्ण बनाकर उसमें क्या कर देते थे, गोंद मिला देते थे। और उसके बाद जो आपके मिट्टी बनती थी, एक मजबूत मिट्टी बनती थी, उसे फेयॉन्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फेयॉन्स या कांसली मिट्टी कहा जाता था। ये इसका एक चित्र है इस फेयॉन्स का। अब फिर क्या करते थे, इस फेयॉन्स से क्या करते थे, फेयॉन्स के ऊपर फिर ये हल्की सी एक परत चढ़ा देते थे, नीले कलर की, नीले हरे कलर की, नीले व हरे कलर की, हरे रंग की, एक हरे रंग की चिकनी परत चढ़ा देते थे, चिकनी परत चढ़ा देते थे। ठीक है, ताकि क्या है ना, इसका चिकनाहट बनी रहे। और उसके बाद में परत चढ़ाने के बाद में जो भी वो मटेरियल तैयार होगा, उस मटेरियल से क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के मनके बना देते थे, विभिन्न प्रकार की चूड़ियां बना देते थे, खिलौने बना देते थे, बर्तन बना देते थे। तो ये कृत्रिम नहीं था, सॉरी प्राकृतिक नहीं था, बल्कि ये कृत्रिम पदार्थ था जो हड़प्पा सभ्यता के लोग इन बनाते थे। और उस कृत्रिम पदार्थ का उपयोग करके मन की चूड़ियाँ, खिलौने वगैरह जो है वो बनाए जाते थे। तो इस बात का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि फेयॉन्स क्या था। तब आप कहोगे कि बालू और पत्थरों का चूर्ण बना के उसमें गोंद भी मिला के फेयॉन्स बनाया जाता था। फिर उसके ऊपर एक चिकनी परत कर दी जाती थी नीले व हरे रंग की। और फिर जो एक लेप, हमें जो ये गारा मिलेगा, इस गारे से क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के मन की चूड़ियाँ, खिलौने और बर्तन बनाते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, तो आप इसको ध्यान में रखना, फेयॉन्स क्या होता था और इसका उपयोग किस किस में किया जाता था। ठीक है, ये था हमारे फेयॉन्स। उसके बाद में ये एक आया हुआ है खिलौना। देखिए कुछ विशेष नहीं है इसमें, लेकिन इस खिलौने को देखकर एक चीज़ दिमाग में जो आ रही है वो ये देखिए, इस खिलौने में आप देख पा रहे होंगे, एक तो है पहिया, खिलौने को देख के आपको पहिया नज़र आ रहा होगा, ये एक प्रकार से गाड़ी है। और सबसे खास बात क्या थी, इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा काल के जो व्यक्ति थे, हड़प्पा काल के जो लोग थे, वो निश्चित रूप से पहियों से परिचित थे। वो आपके व्यापार और परिवहन के लिए किसका उपयोग लेते थे, गाड़ियों का उपयोग लेते थे। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार वाणिज्य करने के लिए निश्चित रूप से इन गाड़ियों का उपयोग किया जाता होगा। तो ये खिलौना नहीं है, महज खिलौना नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा प्रमाण है कि हड़प्पा काल के लोग अपना व्यापार जो है इन गाड़ियों के मार्फत करते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कह सकते यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं कि स्थलीय व्यापार जितना भी था वो इन गाड़ियों के माध्यम से हो सकता होगा। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे देना, एक और लिख लेना कि हड़प्पा काल के लोग जो है वो अपना व्यापार वाणिज्य स्थानीय मार्ग से जब करते थे तो पहियों की गाड़ी का उपयोग है वो किया जाता था। इस खिलौने से यही समझा जा सकता है। अब बात आती है एक मोहर की, और ये है जुताई के हल। इन दोनों के बारे में आपको अलग अलग से समझाता हूँ। सबसे पहली बात आती है कि मुहर है क्या और मुहर होती क्यों थी, मुहर का उपयोग क्या था, मुहरें बनाई क्यों जाती थी। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ को सीखने को मिलेगी। मोहरों के क्या उपयोग थे, सबसे पहली बात देखिए, मोहरों के दो उपयोग थे। पहला उपयोग ये, जैसे मान लो कि हड़प्पा सभ्यता से कोई सामान मेसोपोटामिया जा रहा है, या हड़प्पा सभ्यता का सामान मिस्र के क्षेत्र में जा रहा है, तो जब भी वो सामान जाता था तो जो भी उनका पार्सल था, जो डिलीवरी होती थी, उस पार्सल के ऊपर ये क्या करते थे, सील लगा देते थे। क्योंकि जितनी भी मोहरें मिली है, ये मोहरें सारी की सारी कहीं न कहीं धागे से ऐसे सटी हुई मिली है, जिससे क्या होता था कि वो क्या करते थे, उस पार्सल के ऊपर उस मोहर को लगा देते थे और फिर वो पार्सल भेज दिया जाता था। जब पार्सल वहाँ पहुँचता था तब देखी जाती थी, मोहर देखी जाती थी। अगर मोहर व्यवस्थित है तो इसका मतलब पार्सल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मोहर टूटी हुई है तो डेफिनेटली पार्सल के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो मोहर का काम क्या होता था, सबसे पहला व्यापार वाणिज्य।
और व्यापार वाणिज्य का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक स्थान से दूसरे स्थान जब सामान ले जाया जाता था तो मोहर उस सामान की एक प्रकार से सुरक्षा थी, एक प्रकार से पहचान थी। तो सामान के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर क्या करते थे, एक मुहर लगा देते थे। इसलिए हमें कई मुहरें, कहते हैं ना कि ईरान की मुहरें भारत से प्राप्त हुई है, भारत की मुहरें मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई है। ऐसे क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि हमारा उनके साथ व्यापार होता था, हमारा पार्सल वहाँ जाता था, हमारी मोहरें वहाँ रहेगी, उनके पार्सल यहाँ आते थे, उनकी मोहरें यहाँ पे रह गई। तो मोहर का सबसे पहला उपयोग यही था। आज भी आप देखते होंगे कि जब भी हम इलेक्शन करवाने जाते हैं या गांव में जब डाक आती है, तो जब थैला आता है तो थैले के ऊपर एक प्रकार से गोंद लगा हुआ होता है और उसके ऊपर एक सील चिपकाई हुई होती है। आज भी मोहरे का उपयोग आज भी होता है, लेकिन अब कम रूप मात्रा में होता है, पहले ज़्यादा होता था। तो व्यापार वाणिज्य में होता था। दूसरा ये कहा जाता है कि मोहरें ताबीज़ के रूप में भी पहनी जाती थी, गले में पहनी जाती थी, मतलब धार्मिक रूप से भी आप कह सकते हो। तो मोहरों के दो उपयोग माने गए हैं। पहला उपयोग क्या था? व्यापार वाणिज्य के रूप में, और दूसरा उपयोग था धार्मिक। तो मोहरों के दो उपयोग माने जाते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल बात जो दिमाग में आप रखना, मोहरों के लिए मुद्रा शब्द का भी उपयोग हुआ है। तो कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुद्रा से परिचित थे, तो फिर वहाँ पे वस्तु विनिमय क्यों था, मुद्रा विनिमय क्यों नहीं था? ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि मुद्राएं तो थी, मुद्राओं से परिचित भी थी, लेकिन उनकी कोई वैल्यू का पता नहीं था। इसलिए वो लोग क्या करते थे, मुद्रा विनिमय के स्थान पे वस्तु विनिमय का उपयोग करते थे। आप इतना ध्यान रखना कि मोहरों के दो उपयोग हो गए। तीसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि मोहरों के ऊपर जो भी ये चिन्ह पड़े हैं, आप देख रहे होंगे ये सारे चिन्ह, ये सारे के सारे हड़प्पा लिपि को बयां करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मोहरें जो है हड़प्पा लिपि को जानने के सबसे बढ़िया स्रोत है। हड़प्पा लिपि की सबसे अधिक जानकारी हमारे को कहाँ से प्राप्त होती है? मोहरों से प्राप्त होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। व्यापार वाणिज्य के लिए उपयोग होते थे, ताबीज़ अर्थात धार्मिक रूप में भी उपयोग में लाए जाते थे, प्लस लिपि इनके ऊपर खुदी हुई है, तो हमें लिपि की जानकारी भी इन मोहरों के सहारे प्राप्त हो जाती है। अब चौथा पॉइंट आप ये लिखना, ये मोहरें आखिर बनाई किससे जाती थी? तो मोहरें फेयोन से बनाई जाती थी। इसके अलावा मोहरें सैल खड़ी से बनाई जाती थी। सबसे ज़्यादा इवन सैल खड़ी की मोहरें मिली है, ठीक है। इसके अलावा मोहरें जो है हमें तांबे की भी प्राप्त हुई है। और अगर आपसे पूछें कि तांबे की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप कहोगे एक तो देसलपुर से प्राप्त हुई है। देसलपुर कहाँ है? ढूंढना किताब के अंदर देसलपुर कहाँ है, गुजरात में है कि महाराष्ट्र में है कि किस स्थान पे है। देसलपुर के अलावा लोथल से भी हमें तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है। तो मोहरें जो है कई प्रकार की धातुओं से वगैरह से बनाई जाती थी। इसके अलावा चांदी की भी मोहरें हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा गोमेद की भी मोहरें प्राप्त हुई है। इसके अलावा आपके कई प्रकार के कार्नेलियम की भी कुछ मोहरें प्राप्त हुई है। तो बहुत सारी मोहरें हमें प्राप्त हुई है। ये चौथा पॉइंट आप याद रखना। पांचवा बिंदु क्या याद रखना है कि मोहरों के ऊपर लेख लिखे हुए हैं। और मैं यही तो कह रहा था आपको कि यही अभिलेख जो है वो आपके किसको हमें बयां करवाते हैं? लिपि को पर बयां करवाते हैं। यही लिपि जो है इन्हीं अभिलेखों के रूप में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोहरों का एक अपना अलग महत्व था कि इससे हमें लिपि की जानकारी प्राप्त है वो हो जाती है। अब बात ये आती है कि जितनी भी मोहरें हमें प्राप्त हुई है, इन मोहरों में सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हम कहते हैं कि छठा पॉइंट आप ये लिख लेना कि सबसे ज़्यादा 68% मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 68% मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और 19% मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? हड़प्पा से। और शेष आपके अन्य शहरों से प्राप्त हुई है। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से और 19% मोहरें जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अच्छा, इसके अलावा सातवां बिंदु क्या हो सकता है? सातवां बिंदु ये बनेगा यहाँ पे कि जितनी भी मोहरें प्राप्त हुई है, ये अधिकांश मोहरें चौकोर हैं। चार चौकोर का मतलब क्या हुआ? इस टाइप से चौकोर है। और चौकोर में भी सबसे ज़्यादा जो मोहरें हमें प्राप्त हुई है वो हुई है वर्गाकार। कैसी? वर्गाकार। ये हल के बारे में आगे समझाता हूँ। तो हमें वर्गाकार मोहरें जो है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई है और चौकोर मिली है। गोलाकार नहीं मिली, बल्कि कैसी मिली है? चौकोर मिली है। चौकोर में भी सबसे ज़्यादा कैसी मिली है? वर्गाकार मिली है। ये हमारी मोहरें थी जो आपको दिमाग में रखनी है। क्या क्या पॉइंट याद रखोगे? मैं वापस मोहरों के बारे में बता देता हूँ कि इसका उपयोग कहाँ होता था। तो आप कहोगे व्यापार वाणिज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान जब सामान भेजा जाता था, उसके ऊपर जो ठप्पा लगता था उसे हम मोहर कहते हैं।
इसके अलावा ताबीज़ धार्मिक रूप से भी इसका उपयोग किया जाता था। तीसरा पॉइंट लिख लेना, इन मोहरों के ऊपर अभिलेख लिखे हुए जो हमें लिपि को जानने में मदद करते हैं। चौथा पॉइंट लिखना कि फेयंस, सेलखड़ी, चांदी, तांबे और गोमेद से मोहरें बनाई जाती थी और तांबे की मोहरें हमें देसलपुर और लोथल से प्राप्त हुई है। छठा पॉइंट लिख लेना कि 68% मोहरें मोहनजोदड़ो से, 19% मोहरें कहाँ से मिली है, हड़प्पा से, बाकी शहरों से मिली है जो शेष बची वो। इसके अलावा लिखना कि मोहरों की आकार जो था वो आपके चौकोर था, लेकिन कुछ मोहरें जो है वो हमें चौकोर था, और चौकोर में भी सबसे ज़्यादा कैसी मिली है, वर्गाकार मिली है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है मोहरों के संबंध में, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आपको लाता हूँ इस बैल हल के ऊपर, काफ़ी महत्वपूर्ण है हल भी यहाँ पे। और आपको पता होगा कि हल नष्ट हो चुके हैं, हल सारे के सारे नष्ट हो चुके क्योंकि हल सारे के सारे लकड़ी के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? लकड़ी के हल बने हुए थे, इसलिए अधिकांश हल नष्ट हो चुके हैं। लेकिन कुछ हल के खिलौने वगैरह जो है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, कुछ कालीबंगा से मिले हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना। मोहनजोदड़ो व कालीबंगा, देखिए जितने भी हल के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक बनावली से भी प्राप्त हुआ है। तो लकड़ी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। लकड़ी के हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। बनावली से हमें मिला एक खिलौना, बिल्कुल सुरक्षित प्रारूप खिलौना मिला है, हल जैसा खिलौना सुरक्षित अवस्था में। और मोहनजोदड़ो से मिला है खंडित अवस्था में खिलौना, खंडित अवस्था में। तो ये लोग हल से खेती करते थे, ये बात प्रूव है। और इसके 3 साक्ष्य हमारे को याद रखने हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और बनावली। तो मोहर देख लिया और जुताई के लिए हल देख लिए। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।